आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। हम लोग पिछला क्लास में दिल्ली सल्तनत को पढ़ना प्रारंभ किए थे और ये दिल्ली सल्तनत आपका जेपीएससी मेंस पेपर 3 के लिए है। जेपीएससी मेंस पेपर 3 के लिए एक दिल्ली सल्तनत हमने पढ़ा था, वो आपका प्रीलिम्स के लिए था और ये आपका मेंस के लिए है। और पिछला क्लास में जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण प्रणाली था उसके बारे में। ये प्रश्न अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में जो बाजार नियंत्रण प्रणाली था इसके बारे में हमें पढ़ना था और इसको हमने पढ़ा था, इसकी विशेषताओं को भी हमने देखा था। तो चलिए आज हम लोग अपना सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा प्रश्न है उसको समझते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार ने किस प्रकार से सैन्य प्रणाली को सुदृढ़ किया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सैनिक सुधार था उस पर हमें टिप्पणी करना है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो समझिए थोड़ा, कोई भी शासक एक मजबूत सेना का गठन क्यों करेगा। सबसे पहला जो रीज़न रहेगा वो रहेगा आपका साम्राज्यवादी, यानी कि साम्राज्य विस्तार या फिर साम्राज्य विजय समझ लीजिए। साम्राज्य विजय करने के लिए ही सब कोई अपना सेना का गठन करता है ताकि वे अपने साम्राज्य को विस्तार कर सके। और अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्य विस्तारवादी शासक भी थे, एक रीज़न ये है। और इस टाइम मंगोलों का जो आक्रमण हो रहा था वो भी एक दूसरा रीज़न हो जाएगा, मंगोलों से निपटने के लिए, मंगोलों से निपटने हेतु। तो इसके लिए भी एक मजबूत सेना चाहिए था क्योंकि इस टाइम मंगोलों का आक्रमण लगातार हो रहा था और होने का जो एक डर था वो भी था। तो दूसरा रीज़न ये हो गया। बस अगर आप यही 2 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो आप एक पैराग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका जो आंसर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला रीज़न, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह आजीवन आक्रामक की नीति अपना करके खिलजी साम्राज्य का विस्तार में संलग्न रहा। वो आक्रामक की नीति को ही अपनाता था और साम्राज्य को जीतता था। पहला रीज़न हो गया साम्राज्य विस्तारवादी। तो दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा और साम्राज्यवादी प्रसार के लिए एक शक्तिशाली सेना का रहना आवश्यक था। नेक्स्ट है, उत्तर तथा दक्षिण भारत में अनेक स्वतंत्र राज्य थे और पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मंगोलों के आक्रमण की आशंका सदैव बनी रहती थी। तो दूसरा रीज़न ये हो गया। सबसे पहले सेना का संगठन इसलिए आवश्यक था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था और अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था, साम्राज्य विस्तार। दूसरा रीजन था उस टाइम मंगोलों का आक्रमण हो रहा था तो उससे बचने के लिए भी सेना चाहिए था। तो वही हमने लिखा है। फिर है, आंतरिक विद्रोह तथा बाह्य आक्रमण का सामना करने के लिए तथा अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य संगठन में महत्वपूर्ण सुधार लाए और एक विशाल, संगठित और शक्तिशाली सेना की स्थापना की। तो देखिए, अगर इस तरीके से अगर आप समझेंगे, मेन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और समझते हुए अगर आप आंसर को तैयार करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से आंसर को लिख पाएंगे। तो हमने क्या लिखा इसमें कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह हमेशा आक्रमण की नीति को अपनाता था और अपने साम्राज्य विस्तार में संलग्न रहता था। वह अपने साम्राज्य का सुरक्षा भी चाहता था क्योंकि विदेशी आक्रमण भी हो रहा था। विदेशी आक्रमणों में मंगोल सबसे इम्पोर्टेंट है। मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, उसकी आक्रमण यानी मंगोलों के आक्रमण की आशंका सदैव बनी रहती थी। तो आंतरिक विद्रोह और बाह्य आक्रमण का सामना करने के लिए भी और अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक मजबूत या फिर संगठित और शक्तिशाली सेना का स्थापना किया। बस हो गया। तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा।
तभी आपका जो आंसर राइटिंग है वो हो पाएगा। चलिए अब हम लोग आंसर को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम सुल्तान ने नए रंगगूटों की भर्ती करके अपनी सेना की संख्या लगभग 4,75,000 कर ली। तो रंगगूट मतलब होता है कि जो नया नया सेना में शामिल होता है ना, उसी को कहते हैं रंगगूट। यानी कि जो रिसेंटली कोई सेना में शामिल हुआ है। तो सुल्तान क्या किया, जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो सेना की भर्ती करके, यानी सभी को सेना में भर्ती करवाया, कुछ योग्यता के आधार पर करवाया, और अपनी सेना की संख्या कितनी कर ली, तो याद रखिएगा ये संख्या 4,75,000 कर ली। तो सुल्तान ने सैनिकों की नियुक्ति उसकी योग्यता के आधार पर की जाती थी और उन्हीं व्यक्तियों को सेना में बहाल किया जाता था जो अस्त्र शस्त्र के संचालन और युद्ध प्रणाली में निपुण होते थे। सेना में वर्दीधारी अश्वरोहियों और पदाधिकारियों की प्रमुखता थी। तो यहाँ भी हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखा है, बहुत ही बेसिक लाइन है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को जो गठन किया था, जो सेना का जो गठन किया था वो किस प्रकार से किया था, तो एक योग्यता के आधार पर किया था, डायरेक्ट ऐसे नहीं उठा के ले आया था, वही हमने लिखा है। सबसे पहले सुल्तान ने सेना में नए नए लोगों को भर्ती करवाया और 4,75,000 तक अपनी सेना की संख्या को पहुंचाया। कैसे नियुक्त किया था सेना को, तो लिखिए, सुल्तान ने सैनिकों की नियुक्ति उसकी योग्यता के आधार पर की थी और उन्हीं व्यक्तियों को सेना में बहाल किया जाता था जो कि अस्त्र शस्त्र के संचालन में, युद्ध प्रणाली में निपुण होते थे, यानी कि जो अच्छी तरीके से युद्ध लड़ सके। बस यही है बात। और सेना में वर्दीधारी अश्वरोहियों की और पदाधिकारियों की प्रमुखता थी। वर्दी यानी कि ड्रेस, और अश्वरोही मतलब होता है घोड़े की सवारी करने वाला, यानी कि घुड़सवार सैनिक, इसकी प्रमुखता थी। तो इसको आपको मेंशन कर देना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कैसे पहचान में आएगा कि ये अलाउद्दीन खिलजी का सेना है, क्योंकि उस टाइम स्कैम बहुत ज़्यादा होता था ना। तो सैनिक भ्रष्टाचार को अलाउद्दीन खिलजी कम करना चाहते थे, इसीलिए उसने शुरू किया था दाग प्रथा। अब दाग प्रथा के बारे में भी अगर आप समझें तो इसके बारे में भी आप लिख लेंगे, इसको भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। चलिए आगे देखते हैं। तो सैनिकों को योग्यता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया जाता था और उनके वेतन निश्चित किए जाते थे। तो सैनिकों को अब वेतन दिया जाने लगा। अब देखिए सैनिक किस प्रकार से था। तो प्रथम श्रेणी के सैनिक 2 से अधिक घोड़े रखते थे, द्वितीय श्रेणी के सैनिक 2 घोड़े और तृतीय श्रेणी के सैनिक 1 घोड़ा रख सकता था। यह हो गया घुड़सवारी वाला। और पैदल सैनिक को हम लोग ने पैदल सैनिक को पायक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पायक। भारत के तुर्क सुल्तानों में अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने एक शक्तिशाली स्थायी सेना की स्थापना की जो युद्ध के लिए सतत तैयार रहती थी। अस्थायी सेना दिल्ली में ही रहती थी और इस पर सुल्तान का कठोर नियंत्रण रहता था। तो यहाँ पे सैनिकों का कुछ कैटेगरी था। सबसे पहला जो कैटेगरी था उसमें सैनिक 2 से अधिक घोड़ा रखता था, और दूसरा जो कैटेगरी था यानी कि द्वितीय श्रेणी में 2 घोड़े रखता था और तीसरा में 1 घोड़ा रख सकता था। ये लिख देना है आपको। अब अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी मजबूत सेना का गठन किया था और जो सैनिक था उसका जो काम रहता था युद्ध करना, उसके बदले में उसको वेतन दिया जाता था। हो गया। सेना इतना शक्तिशाली और था, मतलब सेना के जो गठन किया था वो तो शक्तिशाली सेना का गठन किया था और स्थायी सेना का गठन किया था। वो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता था। और स्थायी सेना कहाँ पे रहता था? तो जहाँ पे उसका साम्राज्य है दिल्ली में ही रहता था और इस पर सुल्तान का कठोर नियंत्रण रहता था। इस तरह से आप 2-3 बार पढ़िए, आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सैनिकों को भी अभी तक सैनिक सेवाओं के लिए जागीरें प्रदान की जाती थी। देखिए हमने ऊपर में मेंशन किया है कि सैनिकों को उनके काम के बदले वेतन दिया जाता था। अब सुल्तान ने वेतन फिक्स कर दिया। पहले क्या होता था? इससे पहले
तो सैनिकों को जागीरें दिया जाता था, यानी कि ज़मीन समझ लीजिए आप। सुल्तान अलाउद्दीन ने ऐसे जागीरदारों को इस प्रथा का उन्मूलन करके नियंत्रित किया, यानी कि अब जो मतलब उनके वेतन के बदले ज़मीन दिया जाता था ना, तो उसको हटा दिया और सैनिकों को राजकोष से नगद वेतन देने की प्रथा चलाई, और उसको हटा करके अब उसको नगद वेतन यानी कि पैसा देने के प्रथा को चलाई। इसके परिणाम स्वरूप सैनिक सेवाओं के लिए इक्ता प्रदान करना बंद हो गया तथा राज्य की ओर से घोड़े, अस्त्र शस्त्र और युद्ध की सामग्री मिलने लगी। नगद वेतन की व्यवस्था से सैनिक संगठन में अधिक चुस्ती और क्षमता आ गई। देखिए एकता क्या है, हमने नीचे मेंशन किया है कि एकता प्रणाली के तहत सैनिकों और राज्य अधिकारियों को वेतन के तौर पर जमीन दी जाती थी। यह प्रथा संचालित की गई थी। और ये जो एकता प्रणाली है इसकी शुरुआत किसने की थी? अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था इल्तुतमिश ने की थी। तो उसी को अलाउद्दीन खिलजी समाप्त कर दिया और वेतन के बदले सेना का जो सेवा रहता था, सेवा के बदले उसको अब ज़मीन ने मतलब जागीर नहीं प्रदान किया जा रहा था, अब उसको वेतन दिया जाने लगा, यानी कि पैसा। तो ये सब बात हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि जो पुराना प्रथा था उसको समाप्त किया गया और नई प्रथा का संचालन किया गया। बस इतना बात को आप ध्यान में रखिए, बाकी आपको याद आ जाएगा। आपने इल्तुतमिश पढ़ रखा है प्रीलिम्स में। इल्तुतमिश के बारे में अगर आपने पढ़ा था तो आपको याद होगा कि एकता प्रणाली वही चलाए थे। उसको समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी, और क्या किया तो नगद वेतन देना प्रारंभ किया। बस हो गया, आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। और एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। सैनिकों को भी अभी तक सैनिक सेवाओं के लिए जागीरें प्रदान की जाती रही थी। सुल्तान अलाउद्दीन ने ऐसे जागीरदारों को इस प्रथा का उन्मूलन करके नियंत्रित किया और सैनिकों को राजकोष से नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। इसके परिणाम स्वरूप सैनिक सेवाओं के लिए एकता प्रदान करना बंद हो गया और राज्य की ओर से घोड़े, अस्त्र शस्त्र और युद्ध सामग्री मिलने लगी। नगद वेतन की व्यवस्था से सैनिक संगठन में चुस्ती और क्षमता आ गई। पैसा पाने से लोग ज़्यादा खुश होता है, इसलिए सैनिकों के अंदर अलग से चुस्ती और अलग से क्षमता आ गई। अब आपको जरूरी नहीं है कि मैंने जो वर्ड यहाँ पे डिट्टो लिखा है वही आपको एग्जाम में लिखना है, वो रटने वाला बुद्धि हो जाएगा। आपको कंसेप्ट यही रखना है, बाकी लैंग्वेज आप अपने से खुद से भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्यकाल में भारतीय सेना में अश्वारोही सैनिकों की प्रधानता थी, यानी कि घुड़सवारी। अलाउद्दीन ने अनुभव किया कि सल्तनत की सेना में अच्छी नस्ल के घोड़े का अभाव था। अब देखिए यहाँ पे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जितने घुड़सवार सैनिक था उसमें देखा कि कुछ जो घोड़े थे, मतलब कुछ घोड़े का जो नस्ल था वो अच्छा नहीं था। तो सुल्तान क्या किया, तो उसने जल्द ही अच्छी नस्ल के घोड़े को अरब देशों से मंगवाया और मंगोल पर विजय प्राप्त करके तथा दक्षिण के अभियानों से उसे अच्छी नस्ल के घोड़े और हाथी प्राप्त हुए। तो मंगोलों पर विजय प्राप्त किया था वहाँ से, और दक्षिण अभियान उसने किया था। हमने पढ़ा था प्रीलिम्स के क्लास में कि दक्षिण भारत को भी उसने किस प्रकार से जीता है, और जीत करके काफ़ी अच्छे नस्ल के घोड़े को और हाथी को उसने प्राप्त किया था। और इसके अतिरिक्त सुल्तान ने घोड़े के नस्ल सुधार की व्यवस्था की। अब घोड़े का जो नस्ल है उसको सुधार करने की भी व्यवस्था किया था। अब जब नस्ल सुधार हो गया, सुल्तान का अपना घोड़ा हो गया, तो उसकी पहचान दिलाने के लिए घोड़े को दागने का प्रथा को चलाया था। उसको हम लोग बोलते हैं दाग प्रथा। वही हमने लिखा है। सुल्तान की सेना में अच्छी नस्ल के घोड़े की संख्या पर्याप्त हो गई और इस संदर्भ में सुल्तान ने घोड़े को दागने की व्यवस्था चलाई। घोड़े को इसलिए दागा जा रहा है ताकि पता चले कि यह अच्छी नस्ल का घोड़ा है, नहीं तो इसमें स्कैम होने का चांस रहता था। तो अगर आप इसको भी पढ़ेंगे 1 से 2 बार तो 100% आपको याद हो जाएगा। आपका कंसेप्ट यहाँ पे दिमाग में बैठ जाएगा कि हमको क्या लिखना है इसमें। तो चलिए यहाँ पे दाग प्रथा को दिमाग में रखिए कि दाग प्रथा के बारे में हमको यहाँ पे मेंशन करना है, किस प्रकार से करना है, दाग प्रथा का क्यों आवश्यकता पड़ा, हमने सारा यहाँ पे मेंशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। दाग प्रथा के साथ साथ हुलिया प्रथा का भी प्रचलन
अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किया था। अब ये हुलिया प्रथा क्या है? तो सैनिकों की जो वेशभूषा था ना, वही है हुलिया प्रथा। प्रत्येक सैनिक का हुलिया सरकारी लेख में लिखा रहता था ताकि युद्ध के अवसर पर वह किसी अन्य व्यक्ति को अपने बदले भेज ना सके। जैसे कि मान के चलिए ए नाम का सैनिक है, बी नाम का सैनिक है। अगर सेम वेशभूषा सेम चीज़ रहेगा तो बी नाम का व्यक्ति ए के पास, ए नाम का व्यक्ति बी के पास युद्ध में चेंज मतलब इंटरचेंज कर लेगा आपस में। ए नाम का सैनिक को जाना चाहिए किसी युद्ध में तो उसके जगह बी नाम का सैनिक चल जाएगा। तो इस स्कैम से बचने के लिए सुल्तान ने क्या किया? तो उसने सैनिकों में हुलिया प्रथा का प्रचलन करवाया। तो हुलिया प्रथा को दिमाग में रखिए और दिमाग में रखिए कि क्यों इसका जरूरत पड़ा, तो उसको लिख दीजिए, बात खत्म हो गया। तो दाग प्रथा के साथ साथ हुलिया प्रथा का भी प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किया था। प्रत्येक सैनिक का हुलिया सरकारी लेख में लिखा रहता था ताकि युद्ध के अवसर पर वह किसी अन्य व्यक्ति को अपने बदले ना भेज सके। क्लियर है? घोड़े को भी दाग दिया जाता था, वो तो हमने शुरू में ही मेंशन किया था। सैनिक पदाधिकारी के द्वारा समय समय पर सैनिकों का निरीक्षण किया जाता था और सैनिकों को कठोर अनुशासन के नियमों का पालन करना पड़ता था। यानी कि सैनिकों के अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से सैनिक शक्ति के बल पर ही सुल्तान ने षड्यंत्रों तथा विद्रोहों को दमन करके देश में शांति तथा सुव्यवस्था की स्थापना की। मंगोल आक्रमण से देश को सुरक्षित रखा, अपनी महत्वाकांक्षी विजय अभियानों की योजना को कार्यान्वित किया तथा अपनी नीतियों और सुधारों को पूरी दृढ़ता के साथ लागू किया। सेना ही अलाउद्दीन की निरंकुश प्रशासन का आधार थी। तो अगर आप इतना भी लिख देंगे ना एग्जाम में तो भी काफ़ी अच्छा आपका आंसर तैयार हो जाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया किस प्रकार से चीज़ों को समझना है, क्या क्या दिमाग में रखना है, मेन बातों को ही आपको दिमाग में रखना है, तभी आपका आंसर का जो फॉर्मेट है वो तैयार हो पाएगा। बाकी इसको 2-3 बार पढ़िएगा, PDF में दे दूंगा ग्रुप में, 2-3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। थोड़ा तरीका अपनाना पड़ता है एग्ज़ाम में और पढ़ने के लिए भी। अब चलिए हम लोग कंक्लूज़न की ओर चलते हैं। लास्ट में एक कंक्लूज़न डाल दीजिए। कहा जा सकता है कि यद्यपि अलाउद्दीन के सैनिक सुधार महत्वपूर्ण और प्रभावशाली साबित हुए, किंतु इस दिशा में उसने बलबन की नीतियों का ही पालन किया था। देखिए, बलबन के बारे में हमने पढ़ा था। बलबन ने भी स्थायी सेना को रखा था, उसने भी एक विशाल सेना के स्वरूप को अपनाया था। उसने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी भी बलबन का ही नीतियों का अनुसरण किया है। तो इस दिशा में उसने बलबन की नीतियों का ही पालन किया था। उसके सुधारों में मौलिकता की कमी थी, किंतु उसने बलबन के सैनिक सिद्धांतों को अपनाकर उन्हें व्यापक पैमाने पर कार्यान्वित किया था और अनपेक्षित सफलता प्राप्त की थी। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये नकल किया था, यानी कि बलबन के विचारों से ये प्रभावित था। उनसे कुछ सीखा कि किस प्रकार से सैनिक को संगठन किया जा सकता है, और अलाउद्दीन खिलजी ने उस स्वरूप को अपनाया और इसको अनपेक्षित सफलता मिली। क्लियर है? फिर अलाउद्दीन के सैनिक सुधार मौलिक नहीं होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावकारी साबित हुए। तो इस प्रकार से हमारा अलाउद्दीन खिलजी का जो सैनिक सुधार था वो हमारा कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हमने मेंशन किया कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सैनिक सुधार था वो क्या था, क्यों ज़रूरत पड़ा सैनिक सुधार का, यानी कि इतना बड़ा और इतना विशाल सेना का आवश्यकता क्यों पड़ा, वो हमने मेंशन किया। फिर हमने मेंशन किया कि किस प्रकार से वो अपने जो सेना है उसकी संख्या लगभग 4,75,000 पहुँचाया, किस प्रकार से वो नियुक्ति किया था, तो योग्यता देखकर किया था, वो हमने मेंशन किया। फिर हमने सैनिकों के बारे में डिटेल्स में लिखना प्रारंभ किया। किस प्रकार की श्रेणी था, कितनी कितनी घोड़ा रख सकता था, ये सब हमने मेंशन किया। फिर हमने मेंशन किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने पुरानी प्रथा का उन्मूलन करके किस प्रकार से नई प्रथा का प्रचलन करवाया। फिर हमने मेंशन किया कि सैनिकों का पहचान आ जाए,
सैनिकों को पहचानने के लिए और घोड़ों को पहचानने के लिए किस किस प्रथा का प्रचलन करवाया था? तो घोड़ों को पहचान करने के लिए दाग प्रथा और सैनिकों की पहचान करने के लिए हुलिया प्रथा, इसको हमने मेंशन किया। और लास्ट में क्या क्या आउटपुट मिला और क्या क्या कंक्लूज़न हम लोग लिख सकते हैं वो हमने लिखा और हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। तो चलिए आज हम लोग एक ही प्रश्न करते हैं। आप लोग का एक कमेंट था कि आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो किस प्रकार से सॉल्व करें। तो हमने आज के क्लास में आपको ये भी बतलाने का प्रयास किया है कि आप किस प्रकार से पढ़ेंगे और किस प्रकार से समझेंगे, क्या क्या दिमाग में रखेंगे, किस प्रकार से सॉर्ट आउट करेंगे और किस प्रकार से आप लिखने का प्रयास करेंगे, तब आप अच्छा आंसर को लिख पाएंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ये 2 क्वेश्चन का मैं PDF आज दे दूंगा, इसको आप लोग पढ़िए और ट्राई करिए, मतलब लिखने का प्रयास कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग पढ़ेंगे और उसको फिनिश करेंगे।